प्रतिभा का परिश्रम से मिलन हो जाता है, तब कला सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाती बल्कि जन चेतना का माध्यम बन जाती है। और खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि देश के सम्मान का संकल्प बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे पद और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के कार्यक्रम में करेंगे बात कला और खेल जगत की उन अनमोल हस्तियों की और उनके अद्भुत योगदान की, जिन्होंने या तो लोक कला को संरक्षित किया, या खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाया, या फिर समाज को ऊर्जा दी। ये है हमारे पद। क्या बात है ना। ये लोक गायन, लोक परंपराएं हमारी संस्कृति की एक बहुत समृद्ध आयाम को प्रस्तुत करती है। जो भी प्रस्तुति आपने देखी, ये मध्य प्रदेश के मालवांचल का कबीर गायन था जो यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा था, और ये कलाकार वहाँ से आए हैं खास इसे हम सब तक पहुँचाने के लिए। इसी तरीके से लोक परंपराओं को देश विदेश तक और पूरे देश में भी इन परंपराओं की रोशनी को बिखेर रहे हैं कितने ही कलाकार, जिनमें से एक हैं महाराष्ट्र के रघुवीर तुकाराम खेडकर। ये जो वहाँ की तमाशा लोक परंपरा है ना, इसी पर काम करते आए हैं। पिछले 5 दशक से 12,000 से अधिक प्रस्तुतियां इन्होंने दी हैं, और इसीलिए देश ने भी उन्हें दिया है सम्मान पद्म पुरस्कार के माध्यम से। महाराष्ट्र की लोक संस्कृति में तमाशा केवल एक कला नहीं बल्कि जनजीवन की धड़कन है, जहां गीतों में समाज की आवाज गूंजती है। हास्य के माध्यम से गहरे संदेश सामने आते हैं और मंच लोगों की भावनाओं का आईना बन जाता है। क्यों मेरे बेटे, तू यहाँ पे किस लिए आया है? विचारून येतो। याचा अर्थ मी तुला सांगतो ना, ती काय म्हणली, हे माझ्या प्राण सख्या, तू इथं कशासाठी आला? इसी समृद्ध लोक परंपरा को अपने जीवन का संकल्प बनाने वाले कलाकार हैं रघुवीर तुकाराम खेडकर। जय जयकार। हाच का तो आमचा महाराष्ट्र, ज्या महाराष्ट्रासाठी आमच्या हजारो मावळ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली। रत्नागिरी जिले के खेड़ में जन्मे रघुवीर तुकाराम खेडकर ने छोटी उम्र में ही कई संघर्षों का सामना किया। जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता तुकाराम खेडकर का निधन हो गया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी माता कांताबाई सतरकर ने इस परंपरा की लौ बुझने नहीं दी, और उसी विरासत को सहेजते हुए रघुवीर खेडकर ने मात्र 9 वर्ष की आयु में ही मंच पर अपने सफर की शुरुआत कर दी। 9 साल का था, उस दिन से मैं ये रंगमंच पे खड़ा हो गया। मेरे नाम पे तमाशा निकला था, मैं स्टेज पे खड़ा हो गया और स्टेज पे काम करने लगा छोटे बच्चों का, और उस दिन से मेरा ये सिलसिला चालू हो गया। तो आज तक मैं ये काम करते आ रहा हूँ, और पब्लिक ने मुझे इतना रिस्पांस दिया। तमाशा का जो प्रोग्राम रहता है वो देखने को अभी महिलाओं की भी बहुत गर्दी हो रही है, महिला तमाशे की तरफ बढ़ रही है, और न्यू जनरेशन भी तमाशे की तरफ बढ़ रहा है, और तमाशा अभी सटल हो रहा है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय में रघुवीर खेडकर ने 12,000 से अधिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तमाशा कला को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाया।
वे एक बहुमुखी कलाकार हैं जो एक ही मंच पर गायक, अभिनेता, हास्य कलाकार, नायक और खलनायक जैसी कई भूमिकाएं निभाते रहे हैं। उनकी कला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने तमाशा के माध्यम से नशा मुक्ति, स्वच्छता, दहेज प्रथा, परिवार नियोजन, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता भी फैलाई। बहुंसा आणि माझा परिचय गेले 40 वर्षापासून। महाराष्ट्र के कई तमाशा मालिकों के साथ मेरे संबंध हैं, लेकिन बड़े भाई जैसे तमाशा मालिक बनना आसान नहीं है। उनका स्वभाव कलाकारों के साथ काफी अच्छा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कला के लिए समर्पित कर दिया। मंच पर कला प्रस्तुत करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। ये पुरस्कार मिलने से मेरा हृदय भावुक हो गया है। रघुवीर तुकाराम खेड़कर का कलाकारों और दर्शकों के प्रति जो प्रेम है वो उनके अंतिम सांस तक बना रहेगा। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। तुरंत त्यांना त्या घेतली काय वाटत नाही, काय व्यवहार चाललाय। रघुवीर खेड़कर ने केवल मंच पर अभिनय ही नहीं किया, बल्कि लोक कलाकारों के अधिकारों और सम्मान के लिए भी आवाज उठाई। वे महाराष्ट्र राज्य ढोलकी फड़ तमाशा संगठना के अध्यक्ष भी रहे, जहां उन्होंने कलाकारों की समस्याओं के समाधान और मानदेय के लिए भी प्रयास किए। उनके योगदान को समय समय पर अनेक सम्मान से भी सराहा गया। रघुवीर तुकाराम खेड़कर की यात्रा एक कलाकार की सफलता ही नहीं, उस समर्पण की भी मिसाल है, जिसने लोक कला को जीवित रखा और आने वाली पीढ़ियों तक उसकी गूंज पहुंचाई। कला के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। कितनी खूबसूरत है ये अलग अलग प्रदेशों की व्यूज। वैसे यहाँ आपको लखनऊ की चिकनकारी तो पंजाब की फुलकारी भी दिख जाएगी, और हाँ, नॉर्थ ईस्ट की व्यूज भी हैं यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट और तमाम प्रदेशों की संस्कृति को ही तो प्रस्तुत करती हैं इस तरह की व्यूज, और जिन्हें संरक्षित करने में कितने ही लोग जुटे हुए हैं। जैसे इनमें नाम आता है अरुणाचल प्रदेश के टेची गुबिन का भी। वे न केवल एक मुख्य वास्तुकार के रूप में अरुणाचल प्रदेश में अपने आप को स्थापित कर पाए, बल्कि उसके बाद उन्होंने वहाँ की परंपराओं, रीति रिवाजों को, वहाँ की पहचान को संरक्षित करने में भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके इसी अतुल्य योगदान के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। अरुणाचल प्रदेश की उन पर्वतीय वादियों से जहां प्रकृति, परंपराओं और संस्कृति आज भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जहां सीमाओं की चौकसी के साथ पहचान और विरासत की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वहीं से उभरती है एक ऐसी प्रेरक यात्रा जिसने विकास, संस्कृति और राष्ट्र भावना को एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये कहानी है टेची गुबिन की, जो अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ समाज सेवी, सांस्कृतिक संरक्षक और पूर्व मुख्य वास्तुकार रहे हैं। ईटानगर के रहने वाले टेची गुबिन अपने पेशेवर जीवन में राज्य के आवास और सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक अधिकारी की नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की रही है। 98 करीब एक मूवमेंट चला था, लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। वो पोस्ट कार्ड दौरा बना के पूरा बात रहे थे। उसको देख के हमको भी ऐसा लगा, अरे ये तो हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना आइडेंटिटी को खत्म कर रहा है, खो रहा है। मुझे ऐसा लगा अपना इंडिजिनस कल्चर को बचाने के लिए, इंडिजिनस फेथ को बचाने के लिए हम लोग कुछ करना है। अल्टीमेटली एक ऐसे डिसीजन में आया कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। टेची गुबिन अरुणाचल प्रदेश में वास्तुकला की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तियों में शामिल रहे। उन्होंने राज्य के मुख्य वास्तुकार और आवास निदेशक के रूप में सार्वजनिक अवसंरचना, आवास, विकास और जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्य किए, लेकिन उनकी सेवा कार्यालयों तक सीमित नहीं रही। वे वर्षों से स्वदेशी आस्था, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक समरसता के लिए सक्रिय रहे।
निशी हेरिटेज फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाजों और पहचान को संरक्षित करने का अभियान चलाया। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के 90 से अधिक गांवों में भारतीय तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता और सीमांत चेतना का संदेश भी दिया। मैं बचपन से स्कूल लाइफ से मैं सोशल सर्विस करते आ रहा हूँ और कभी मैंने कुछ उम्मीद नहीं किया था कि मुझे ऐसा भी मिलेगा पद्मश्री। और मैं जो भी करता हूँ कुछ अवार्ड लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं करता हूँ। मैं अपना जो सेवा करते हुए, सर्विस करते हुए, सोशल वर्क करते हुए मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और इसमें मुझे सरकार ने जो मेरा नाम चुना है, मुझे वो काबिल समझा होगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तेजी गोबिंद ने सीमांत क्षेत्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा। उनके योगदान को समय समय पर अनेक सम्मान से पहचान भी मिली। आज तेजी गोबिंद की यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विचार की मिसाल है जिसमें विकास के साथ संस्कृति और आधुनिकता के साथ परंपरा को भी समान सम्मान दिया जाता है। समाज के लिए किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी तेजी गोबिंद को पद्मश्री मिलने की हार्दिक बधाई। हर खेल और खिलाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था एक शब्द, अनुशासन। इस वक्त हम खड़े हैं इस हॉकी ग्राउंड में, एस्ट्रोटर्फ आप देख सकते हैं और मेरे पीछे है गोल पोस्ट। जब हॉकी का मैच होता है तो इसी गोल पोस्ट से निर्धारित होता है किसी भी टीम की जीत या हार का आंकड़ा, क्योंकि जो गोल ज्यादा दाग देता है वो मैच जीत जाता है। ऐसे में अगर एक लड़की जो इसी गोल पोस्ट को इस कदर संभाल ले कि दुनिया कहे शी इज द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, तो बात करनी तो बनती है। हरियाणा से निकली ये हॉकी की खिलाड़ी जिन्होंने न केवल भारत बल्कि एशियन के बाद विश्व मंच पर ऐसी धाक जमा दी कि पूरा विश्व उन्हें इसी नाम से पुकारता है। ये है सविता पुनिया, जिनके हॉकी को योगदान को देखते हुए ही देश ने भी दिया उन्हें पद्मश्री का सम्मान। हरियाणा की उस मिट्टी से जहां संघर्ष भी संस्कार बनकर जिया जाता है और बेटियां जब ठान ले तो सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। वहीं से निकली एक ऐसी खिलाड़ी जिसने भारतीय महिला हॉकी के गोल पोस्ट को अटूट विश्वास और अद्भुत साहस का प्रतीक बना दिया। ये कहानी है सविता पुनिया की, जिन्हें दुनिया भारतीय महिला हॉकी की ग्रेट वॉल के नाम से जानती है। सिरसा जिले के जोधका गांव में जन्मी सविता एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। दादा रंजीत सिंह के प्रोत्साहन और परिवार के सहयोग ने उनके भीतर वो विश्वास जगाया जिसने गांव की गलियों से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा दिया। सविता ने शुरुआती प्रशिक्षण सिरसा के अग्रसेन नर्सरी में लिया और बाद में हिसार के साइंस सेंटर में अपने खेल को निखारा। उनकी लंबी कदकाठी, तेज रिएक्शन टाइम और असाधारण फुर्ती को देख कोचेस ने उन्हें गोलकीपर के रूप में तैयार किया। मेरे को यह था कि दादाजी ने बोला तो अब तो मैं हॉकी ही खेलूंगी। 2007 में मेरा इंडिया कैंप के लिए नाम आया और जैसे ही मैंने पापा को बताया तो हम जैसे खेतों में रहते हैं तो जितने भी मेरे पड़ोसी थे सब जगह पापा ने लड्डू बांटे और बहुत खुश हुए कि आज सपने की बहुत क्लोज मेरी बेटी पहुंच गई है। सविता ने 2011 में भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदार्पण किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर उन्होंने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उसी प्रदर्शन के बाद दुनिया ने उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया। उन्होंने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और हर मुकाबले में टीम की सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ी रही। जो भी उपलब्धियां हैं वो इसकी मेहनत है, लगन है। स्वभाव वाइज कोई इसमें चेंज नहीं आया,
लेकिन ठीक है, इसको इसकी मेहनत का फल मिल रहा है और ये अपने आप में लगी हुई है पूरी ईमानदारी से। सविता पुनिया की उपलब्धियां केवल मैदान तक सीमित नहीं रही। वे लगातार 3 बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी, जो भारतीय हॉकी इतिहास में एक असाधारण उपलब्धि है। उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी चुना गया और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सविता की असली पहचान केवल एक महान गोलकीपर की नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों की प्रेरणा के रूप में है जो छोटे गांवों से बड़े सपने देखने का साहस रखती हैं। उनकी यात्रा ये सिखाती है कि अगर हौसला अडिग हो तो हर सीमा को पार किया जा सकता है। खेल के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए सविता पुनिया को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। यहाँ मैं बैठी हूँ इस स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में, और जरा सोचिए, दर्शक दीर्घा दर्शकों से भरी हुई है। स्टेडियम में कोई मैच चल रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट और जोश हमें सुनाई दे रहा है, और इसके बीच जो टीम परफॉर्म कर रही है, इन तालियों से जो ऊर्जा मिलती है वो इस संकल्प को भी मजबूत कर देती है कि जीत हर हाल में हासिल करनी है। इसी तरह की जीत का संकल्प लेकर एक पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, जो उत्तर प्रदेश के जेवर से हैं, जब वो भी मैदान पर उतरते हैं हाई जंप के लिए, तो यही जीत का जज्बा लेकर उतरते हैं। वो अपनी शारीरिक अक्षमता को जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत बना दिया, और तमाम संघर्षों के बावजूद वो डटे रहे इसी जीत के लिए, और इसीलिए तो उन्होंने राष्ट्र से लेकर एशियन से लेकर विश्व मंच तक अपना नाम तो रोशन किया ही, देश का भी मान बढ़ाया और देशवासियों को भी गौरवान्वित किया, और इसीलिए प्रवीण कुमार ने पाया पद्मश्री का सम्मान। उत्तर प्रदेश की धरती, जहां सपनों को आकार देने का हौसला कभी कम नहीं होता, वहां से निकला एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने शारीरिक सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये कहानी है प्रवीण कुमार की, जो आज भारत के प्रमुख पैरा एथलीट्स में शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र से आने वाले प्रवीण कुमार जन्म से ही बाईं टांग की अक्षमता की शारीरिक चुनौती के साथ बड़े हुए। बचपन में हीन भावना व असुरक्षा का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय खेल के मैदान को अपनी नई पहचान बनाया। उनकी शुरुआत वॉलीबॉल से हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाई जंप में कदम रखा, उनके जीवन ने एक नई दिशा पकड़ ली। हमने इतना लंबा सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। बस इतना था कि हमें अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आना है। बाकी सारी चीज़ें डेस्टिनी मान लो या फिर एक लिखा हुआ मान लो कि जो होना ही था। और बीच में स्ट्रगल्स आए, कोविड हुआ, कई बार इंजरीज हुई, मांस फटा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट हमने छोड़ा नहीं। एक चीज़ के पीछे रहे कि हमें अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आना है। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। प्रवीण कुमार के सफर में मुश्किलें कम नहीं थी। जूनियर वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप के बाद उनकी प्रतियोगिता श्रेणी में हुए बड़े बदलाव ने उन्हें मानसिक रूप से झकझोर दिया, और कई बार ऐसा भी लगा कि अब खेल छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन परिवार और कोच के अटूट समर्थन ने उनका हौसला टूटने नहीं दिया। उन्होंने खुद को संभाला, दोबारा पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अभ्यास में जुट गए और आखिरकार 2020 में पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो पैरालंपिक्स में महज 18 वर्ष की उम्र में एशियन रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीतकर वे सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा पदक विजेताओं में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2022 विश्व पैरा चैंपियनशिप में कांस्य, एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण और 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। जब मैं यहाँ पे नेहरू स्टेडियम में कोचिंग करता तो मेरे पास जगह जगह से लोग कोचिंग करने के लिए आते हैं, और ऐसे ही जिसको पता चलता है कि पैरा एथलेटिक्स के कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, तो ऐसे ही प्रवीण को भी कहीं से पता चला कि मैं पैरा एथलेटिक्स को कोचिंग करता हूँ। तो वो यहाँ पे आया और मैंने उसको देखा और मैंने फर्स्ट डे ही उसका ट्रायल लिया
और मुझे ऐसा लगा कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। उसी दिन से मैंने उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। महज 21 वर्ष की आयु में प्रवीण कुमार ने वह मुकाम हासिल किया जिसे पाने में कई खिलाड़ियों को पूरा जीवन लग जाता है। उनके नाम पैरालंपिक्स में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रवीण कुमार ने अपनी काबिलियत से ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी कमी मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। खेल के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उनके सामने भी ये विकल्प होता है कि वे अपनी कमजोरियों को दरकिनार कर संघर्ष की राह थाम कर आगे बढ़ चले। तब सफलता उनके कदम चूमेगी। लेकिन जो लोग ऐसा कर डालते हैं वही बनते हैं हमारे पर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही प्रेरक कहानियों के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।